देखिए, हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक है इल्तुतमिश, यानी सल्तनत काल का, या यूं कहें कि गुलाम वंश का ये तीसरा शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, यानी ये एक तरह से तीसरा शासक है। और गुलाम वंश में ये दूसरा वंश है। ऐबक वंश के बाद इल्बरी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन है और इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन कैसा था, वो किस तरह धीरे धीरे विकास करके एक सुल्तान के रूप में अपने को स्थापित करता है। नवोदित दिल्ली सल्तनत की जो समस्याएं हैं उससे वो कैसे निपटता है और एक मजबूत आधार देता है। क्योंकि आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वह इल्तुतमिश है। यानी एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को अपने एक पूरा फार्म के रूप में और स्वतंत्र रूप से अगर विकसित करने का कोई कार्य करता है तो इल्तुतमिश है। तो हम इल्तुतमिश को देखते हैं शासक के रूप में। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा उथल पुथल से जुड़ा रहा है। क्योंकि बताया जाता है कि इसका जन्म मध्य एशिया में इल्बरी जात में हुआ था, यानी मध्य एशिया के इल्बरी जात में हुआ था। और इसके पिता का नाम ईलम खां था। और बचपन में ये बड़ा बुद्धिमान था और सुंदर था, इसलिए इसके पिता बड़ा प्रेम करते थे इससे। और जब प्रेम करते थे तो इसके भाई इससे ज्वेलसी रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इल्तुतमिश को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, और जब इल्तुतमिश को रास्ते से हटा देंगे हम लोग तब पिता का प्रेम हम लोगों को मिलने लगेगा। इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके इल्तुतमिश को मेला दिखाने के बहाने बुखारा के हाजी नामक दास व्यापारी के हाथों बेच दिया। अब बुखारा के जो हाजी नामक दास व्यापारी था उसके हाथों जब बेच दिया तो यही उसकी यात्रा नहीं रुकी। बुखारा के हाजी ने इल्तुतमिश को एक अन्य दास व्यापारी के हाथों बेच दिया जिसका नाम था जमालुद्दीन चुस्तकवा। जमालुद्दीन चुस्तकवा बड़ा दास व्यापारी था और इल्तुतमिश को उसने खरीदा चूंकि इल्तुतमिश बहुत योग्य था। लेकिन इल्तुतमिश के साथ ही चुस्तकवा के पास एक और दास व्यापारी पहले से मौजूद था जिसका नाम था तमगाज रूमी। तमगाज रूमी। तो अब देखा जाए तो जमालुद्दीन चुस्तकवा के पास दो दास इस समय मौजूद थे, एक इल्तुतमिश और दूसरा तमगाज रूमी। तो अब इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को अच्छी कीमत मिलने की लालसा में जमालुद्दीन चुस्तकवा लेकर गजनी के बाजारों में पहुंचा, जहां गोरी ने दोनों को खरीदने का प्रयास किया, यानी इल्तुतमिश और तमगाज रूमी। लेकिन इनका मूल्य ज्यादा था, इसलिए गोरी इनको खरीद नहीं पाया। और नहीं खरीद पाया तो झल्लाहट में उसने इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को गजनी में विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया तो जमालुद्दीन चुस्तकवा ने सोचा कि नए नए तुर्की साम्राज्य के रूप में उभर रहा है दिल्ली, यानी तुर्कों का एक बड़ा मजबूत केंद्र स्थापित हो रहा है दिल्ली, और वहां चलते हैं, बेचते देखते हैं कोई खरीदार मिल जाए तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो जब दिल्ली पहुंचा तो ऐबक ने इल्तुतमिश और तमगाज रूमी दोनों को खरीद लिया, यानी ऐबक ने इल्तुतमिश और तमगाज रूमी दोनों को खरीद लिया और दोनों महत्वपूर्ण दास बने।
यानी दोनों को जब खरीद लिया तो तमगाद रूमी और इल्तुतमिश ऐबक के पास दो महत्वपूर्ण दास हो गए और अन्य दास भी थे, लेकिन ये दो दास बड़े कहने का मतलब योग्य थे। तो जब इल्तुतमिश को इसने खरीद लिया तो अब इस तरह हम देखें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में दासों के दास के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछा जाता है अक्सर कि दासों का दास किसे कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इल्तुतमिश है। क्यों है? क्योंकि बुखारा के हाजी से जमालुद्दीन चुस्तकोआ, जमालुद्दीन चुस्तकोआ से ऐबक के हाथ में पहुंचा। तो यानी दास, अब ऐबक दास है, ये भी ध्यान देने की बात है कि ऐबक गोरी का दास था। तो गोरी का अगर दास है तो गोरी अगर एक दास के हाथ अगर इल्तुतमिश को बेचा जाता है तो वो भी दास ही कहलाएगा। तो इस तरह गोरी का दास ऐबक था और ऐबक का दास इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, अक्सर करके पूछा जाता है आपसे कि दासों का दास कौन था। अब जब इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीद लिया तो यहीं से इल्तुतमिश का विकास आरंभ होता है। और जब विकास आरंभ होता है तो पदोन्नत करके पहले सरे जानदार के पद पर पहुंचता है। अब सरे जानदार क्या है? सल्तनत काल में जो अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था उसी को सरे जानदार कहते थे। अब सरे जानदार के पद पर इसका प्रमोशन हुआ। तब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले ग्वालियर का अमीर नियुक्त हुआ और फिर ग्वालियर के अमीर नियुक्त होने के बाद इसको बरन का इक्तेदार बनाया गया। यानी ये महत्वपूर्ण पद पर धीरे धीरे विकास कर रहा है। आगे चल करके इसका विकास ऐबक के काल में अमीर ए आखुर के पद पर। अमीर ए आखुर बहुत महत्वपूर्ण पद था क्योंकि अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान कहलाता था। और हम जानते हैं सल्तनत काल में जो सेना थी उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग था अश्वरोही सेना। तो ऐसे में जो अश्वशाला थी उसका प्रधान होना एक बड़ी बात थी, एक बड़ा पद माना जाता था। तो इस तरह हमने देखा ग्वालियर के अमीर बरन के इक्तेदार और फिर अमीर आखुर पद के पद पर इसकी पदोन्नति हुई। अब अमीर आखुर के पद पर पदोन्नति होने के साथ ही ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो अब पुत्री का विवाह कर दिया तो दामाद भी बन गया। और दामाद बनने के साथ ही बदायूं का इक्तेदार बना दिया। किसका इक्तेदार बना दिया? बदायूं का इक्तेदार बना दिया। तो अब बदायूं का इक्तेदार बनना एक बड़ा सम्मान का विषय था, क्योंकि रेबर्टो ने कहा है कि जो दिल्ली सल्तनत की जो इक्ताएं थी, यानी रेबर्टो ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता थी उन इक्ताओं में बदायूं की इक्ता सबसे बड़ी इक्ता थी। तो अगर सबसे बड़ी इक्ता पर इक्ता का अगर इक्तेदार कोई बन जाता है, अमीर आखुर के पद पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि अब उसका जो है अन्य जो गुलाम हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, अमीर हैं, उनमें इसका पद महत्वपूर्ण है। तो इल्तुतमिश जब अपनी विकास यात्रा आरंभ कर रहा था, किए हुए था, उन्हीं परिस्थितियों में ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई। यानी ऐबक 1210 में मर गया। तो अब सल्तनत की जो गद्दी है उसको प्राप्त करने के लिए दिल्ली के अमीरों ने अलग प्रयत्न किया, यानी दिल्ली को राजधानी बनाने के रूप में, और लाहौर के अमीरों ने अलग प्रयत्न किया। लाहौर के अमीरों ने क्या किया कि जब ऐबक मरा तो आराम शाह नामक एक तथाकथित जो ऐबक का पुत्र था उसको इन लोगों ने, लाहौर के लोगों ने सुल्तान बना दिया। लेकिन दिल्ली के जो ऐबक के अमीर थे उन्होंने आराम शाह को शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया।
और उनका मानना था कि लाहौर के बजाय दिल्ली राजधानी होनी चाहिए तुर्की साम्राज्य की भारत में, क्योंकि लाहौर नॉर्थ वेस्ट रीजन का था, इसलिए वो बाह्य आक्रमणों से और मध्य एशिया से जो गोरी का साम्राज्य था उससे भी पृथक नहीं हो पाया था और बाह्य आक्रमणों से भी उसको हमेशा खतरा बना रहता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए और इसी उद्देश्य से उन्होंने आराम शाह को शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब स्वीकार नहीं किया तो दिल्ली के अमीरों ने अब नया सुल्तान ढूंढा, तो नया सुल्तान उन्हें जो बदायूं का इक्तेदार था और सबसे योग्य व्यक्ति था तत्कालीन परिस्थितियों में, इल्तुतमिश को उन लोगों ने दिल्ली आमंत्रित किया और इल्तुतमिश दिल्ली पहुंच करके सत्ता प्राप्त कर ली। और सत्ता प्राप्त कर ली तो समस्या ये आई कि एक तो केंद्र लाहौर था जहां आराम शाह शासन करता था और दूसरा केंद्र दिल्ली बना। तो अब एक साम्राज्य की दो राजधानी नहीं रह सकती, दो शासक नहीं रह सकते। ऐसे में आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित करके इसकी हत्या कर दी। तो एक समस्या तो ये खत्म हो गई कि अब जो तुर्की साम्राज्य है भारत में उसकी राजधानी अब दिल्ली रह गई और आराम शाह के रूप में लाहौर का जो केंद्र था वो समाप्त हो गया। अब जब ये शासक बन गया तो चूंकि जात इसकी इलबरी थी, इसलिए इसके द्वारा स्थापित जो राजवंश है उसको इलबरी वंश के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये गुलाम वंश में दूसरा वंश है। अब इसका ये शासक बना तो अब ये शासक बनते समय ढेर सारी समस्याएं थी। ऐबक की मृत्यु के बाद जो उन्होंने विजय की थी भारत में, वो लगातार स्वतंत्र होने लगे थे और ऐबक और गोरी के जो दास थे वो भी इल्तुतमिश को आसानी से शासक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब तैयार नहीं थे तो अब इनको कैसे वो हैंडल करता है इन समस्याओं को इल्तुतमिश, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला जो उसका काम है वो विरोधियों का दमन करना, यानी उसके सामने तीन समस्याएं, बड़ी समस्याएं थी। एक विरोधियों का दमन करना, दूसरा मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की सुरक्षा करना और तीसरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना। प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना। अब हम देखते हैं कि पहला जो विरोधी इसके हैं उनका वो दमन कैसे करता है। तो इसमें पहला जो नाम आता है, सबसे सशक्त नाम आता है इल्दौज। अब इल्दौज कौन है, इसको हम लोग जानते हैं। इल्दौज गोरी का दास था। अब जब गोरी मरा तो चूंकि गोरी की राजधानी गजनी थी और गजनी के अधीन भारत था, तो जब गोरी मरा तो इल्दौज शासक बना, यानी इल्दौज दास था गोरी का और उसके मरने के बाद गजनी का यह शासक बना। तो चूंकि गोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, भारत में तुर्की राज्य स्थापित किया था, तो इल्दौज ने कहा कि जो दिल्ली सल्तनत है जो विकसित हो रही है वो गजनी के अधीन है, यानी वो स्वतंत्र नहीं है। दिल्ली का जो सुल्तान है वो हमारे अधीन है। और इल्तुतमिश के पास उसने अंग वस्त्र और अपना संदेश भेजा कि आप मेरी अधीनता स्वीकार करो। अब चूंकि अभी जल्दी जल्दी इल्तुतमिश शासक बना था, इसलिए मजबूरी बस उसने क्या किया कि इल्दौज के जो अंग वस्त्र थे और छत्र थे उसको धारण कर लिया। थोड़ी सी परिस्थितियां जब मजबूत हुई तो 1215 सूरे में तराइन के तृतीय युद्ध, ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रथम और द्वितीय तराइन युद्ध से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, यानी गोरी ने भारत में तुर्की राज्य स्थापित किया था। और तृतीय जो तराइन का युद्ध हुआ 1215 सूरे में, इस युद्ध में इल्दौज को इल्तुतमिश ने पराजित करके हत्या कर दिया। अब हत्या कर दिया तो यहां से दिल्ली सल्तनत मध्य एशियाई राजनीति से स्वतंत्र हो गया।
अब इसका स्वतंत्र विकास आरंभ हुआ, क्योंकि अब एल्दौज मर चुका था। दिल्ली सल्तनत गजनी से पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी थी और ये महत्वपूर्ण काम था। यहीं से दिल्ली सल्तनत अपने गजनी से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आता है। तो एक बड़ी कामयाबी थी कि दुर्दांत शत्रु का अंत कर दिया इल्तुतमिश ने 1215 सूरह में। तो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध से तुर्की साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में, और तृतीय युद्ध से इल्तुतमिश ने इसे मध्य एशियाई राजनीति से अलग कर दिया। अब एक बड़ा दास था गोरी का, कुवाचा। कुवाचा जब ऐबक के समय ही ये अपना सिंध, उच्छ और लाहौर के क्षेत्रों में ये अपना विकास करता रहा और ऐबक की अधीनता स्वीकार नहीं किया। इस तरह ये दिल्ली सल्तनत में एक अलग केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था कुवाचा। तो आरंभिक अवस्था में इल्तुतमिश ने कुवाचा का दमन करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे मंगोल आक्रमण और अन्य समस्याएं घेरे हुए थी। लेकिन 1227-28 में कुवाचा पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो बार बार पराजित होने के कारण कुवाचा सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह की उसका जो बड़ा शत्रु था एल्दौज और कुवाचा दोनों का दमन हो गया। अब बंगाल की स्थिति देखते हैं। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र था और इस पे नियंत्रण जरूरी था, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ थे, यानी ये अलग नहीं थे। तो अब होता क्या है कि 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण किया। तो आक्रमण से पहले थोड़ी सी बंगाल की परिस्थितियां देखते हैं। जिस समय गोरी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर रहा था, उन्हीं दिनों एक बख्तियार खिलजी नामक तुर्क सरदार बंगाल और बिहार की विजय की और बंगाल से सेन वंश का अंत करके मुस्लिम शासन की स्थापना की। लेकिन बहुत दिनों तक इसका शासन चल नहीं पाया और खिलजी वंश का अंत करके अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जब अली मर्दान ने स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर दिया तो इल्तुतमिश ने 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया और अली मर्दान को यहाँ पराजित किया और पराजित करके बंगाल पर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो मलिक जानी को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। गवर्नर, तो अगर गवर्नर नियुक्त कर दिया और वापस लौटा दिल्ली, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली वापस लौटा वैसे ही एक नए सरदार ने यानी हिमासुद्दीन एवाज खिलजी ने मलिक जानी की हत्या कर दी। अब हत्या कर दी और ये फिर स्वतंत्र शासक की भूमिका में आ गया। तो इस तरह देखें कि लगातार यहाँ षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। तो हिमासुद्दीन एवाज खिलजी ने जब नया अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, तब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद के नेतृत्व में सेना भेजी और ये सेना बंगाल पहुंची और बंगाल पहुंच करके हिमासुद्दीन एवाज खिलजी को पराजित किया। और पराजित करने के साथ यहाँ पे इल्तुतमिश ने सूझबूझ का परिचय दिया। उसने बंगाल और बिहार को अलग अलग कर दिया और अलग करने के साथ ही 2 अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर दिए। इस तरह उसने बंगाल की समस्याओं का अंत कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि मंगोल आक्रमण। तो 1220-21 में तैमूचिन, यानी एक बार पूछा गया है कि तैमूचिन कौन था, तो तैमूचिन ये चंगेज खां का नाम था। चंगेज खां, तो चंगेज खां मंगोल था जो गोवी मरुस्थल के क्षेत्रों में रहता था। वहां पर उसने एक विशाल सेना इकट्ठा की
और इकट्ठा करके मध्य एशिया के साम्राज्यों को नष्ट करना एक एक करके शुरू किया। और जो मंगोल बड़े क्रूर प्रवृत्ति के सेना माने सैनिक होते थे, जिन क्षेत्रों में जाते थे बड़े उपद्रव और रक्तपात मचाते थे। तो चंगेज खान ने फारस पर आक्रमण किया, और फारस पे जब आक्रमण किया तो इस साम्राज्य का अंत कर दिया। फारस साम्राज्य का अंत कर दिया। और जब अंत कर दिया तो यहाँ का जो शासक था ख्वारिज्म शाह राजधानी छोड़ करके भाग गया। और उसका जो बड़ा पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, अक्सर करके ये बड़ा फेमस शब्द है, बड़ा फेमस नाम है, ये मंगोल और आक्रमणों से जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए भी पूछा जाता है। तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो ख्वारिज्म का जो शाह था, शासक था, यानी फारस का जो शासक था ख्वारिज्म शाह, उसका बड़ा पुत्र था। अब ये भाग करके भारत की ओर आगे बढ़ा शरण लेने के लिए। इसने सोचा अगर भारत चलेंगे तो भारत चल करके अगर इल्तुतमिश हमारी सहायता करेगा तो हम मंगोल खतरे से निपट लेंगे। जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की सीमा पर पहुंचा और उसने अपने दूत आइन उल मुल्क को दिल्ली भेजा। और दिल्ली भेजा तो आइन उल मुल्क से ये संदेश भेजा कि इल्तुतमिश के पास कि आप हमें राजनीतिक शरण दीजिए, और अगर हम लोग आपस में मिल जाते हैं तो जो दुर्दांत शत्रु है उसके दांत खट्टे कर देंगे, यानी मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा हम लोग अपनी कर लेंगे। इल्तुतमिश के साथ समस्या ये थी कि अगर अब एक तरफ तो आइन मुल्क ने अपना दूत भेजा, और दूसरी तरफ चंगेज खान ने भी अपना दूत भेजा और कहा कि अगर जलालुद्दीन मंगबरनी की अगर इल्तुतमिश सहायता करता है तो मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, यानी दिल्ली पर आक्रमण करूंगा। तो अब मजबूरी ये हो गई कि अगर जलालुद्दीन मंगबरनी को वो शरण नहीं देता है तो ये एक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार के विरुद्ध कृत्य होगा, और अगर इसे शरण देता है तो नवोदित जो दिल्ली साम्राज्य है वो चंगेज खां से बच नहीं पाएगा और चंगेज खां उसे नष्ट कर देगा। इसी अवसर पर जुनैदी कहता है कि दिल्ली यानी इल्तुतमिश आग और पानी के बीच फंस गया था। यानी मंगोल आक्रमण के समय जुनैदी कहता है कि इल्तुतमिश आग और पानी के बीच फंस गया था। इसका मतलब है कि एक तरफ शिष्टाचार की अवहेलना कर रहा था तो दूसरे तरफ वो क्या था, अगर इसको अगर अपनाता यानी इसे शरण देता तो चंगेज खां के आक्रमणों से भी उसको सामना करना पड़ता। यहाँ इल्तुतमिश ने सूझबूझ का परिचय दिया और आइन उल मुल्क की हत्या कर दी, और जलालुद्दीन मंगबरनी के पास ये संदेश भेजा कि जो दिल्ली की जलवायु है वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और जब ये संदेश मंगबरनी तक पहुंचा तो मंगबरनी समझ गया कि ये शिष्टाचार ढंग से शरण न देने का, सहयोग न देने का एक बहाना है जलवायु अनुकूल न होना। तो इस तरह न जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण दिया और न चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो इस तरह मंगोल आक्रमणों से भी दिल्ली को उसने सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की, जो एक कूटनीतिक विजय थी। देखिए 1229 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया और वहां के महाकाल के मंदिर को तोड़ा और विक्रमाजीत की मूर्ति को दिल्ली लाया। तो ये भी उसका जो है कहने का मतलब तुर्कों की जो परंपरा है आक्रमण के साथ ही वहाँ भारत की जो संस्कृतियां हैं उसको नष्ट करने की, उसमें भी इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब हम लोग आते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे
कि चूंकि हमने बताया कि ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान है, यानी इसको हमको ध्यान देना है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान है। क्यों प्रथम सुल्तान है? क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ऐसे में इल्तुतमिश चूंकि दास नहीं था और वह सुल्तान बन सकता था, तो इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण की और राजधानी भी दिल्ली को बनाया। यानी इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी भी दिल्ली है और सुल्तान की भी उपाधि धारण किया। तो इसलिए ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश है, क्योंकि ये दासता से मुक्त था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान की उपाधि धारण की। और सुल्तान की उपाधि ही धारण नहीं किया, अपने पद की खलीफा से मान्यता भी प्राप्त किया। यानी बगदाद का जो खलीफा था मुतस्सिर बिल्लाह, देखिए कभी कभी ये नाम भी पूछा जाता है कि किससे उपाधि प्राप्त किया, तो बगदाद का खलीफा मुतस्सिर बिल्लाह, इससे उसने अपने सुल्तान के पद को मान्यता प्राप्त किया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का यह पहला मान्यता प्राप्त सुल्तान है। क्योंकि हम थोड़ा सा इसको जान लें कि जो सल्तनत कालीन व्यवस्था थी उसका आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों जो प्रमुख होता था वह खलीफा होता था। और अगर कोई सुल्तान बनता था तो सुल्तान को उस खलीफा के अधीन रह के शासन करना पड़ता था। तो अब खलीफा के अधीन अगर शासन करना है तो खलीफा से मान्यता भी प्राप्त करना होगा। तो दिल्ली सल्तनत में पहला मान्यता प्राप्त करने वाला भी इल्तुतमिश है। इसीलिए दिल्ली का वैध सुल्तान पहला जो बनता है वो इल्तुतमिश है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। दूसरे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश का वंश परिवर्तन हो गया ऐबक का। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना वंशी जो परंपरा है इसको आगे ले चला जाए। तो उसने उत्तराधिकार के नियम को भी, ये भारतीय प्रभाव है कि उत्तराधिकारी का चयन, तो अपने ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया और जो सिक्के थे उस पर अपने नाम के साथ रजिया के नाम के सिक्का, रजिया का नाम भी अंकित करवाने का आदेश दिया। उसके पीछे मंशा ये थी कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न न हो, वंश न बदले, उत्तराधिकार का युद्ध न हो, इसलिए उसने अपने जीते जी उत्तराधिकार की समस्या को समाप्त कर दिया। इस पे भारतीय परंपरा का प्रभाव है, राजत्व का, क्योंकि तुर्कों में इस तरह का कोई राजत्व का नियम नहीं था। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट देखें तो न्याय व्यवस्था। तो इब्न बतूता कहता है कि इल्तुतमिश न्यायप्रिय शासक था और इसने न्याय प्रदान करने के लिए अपने महल के बाहर 2 संगमरमर के सिर बनवाए थे 2 संगमरमर के सिर, और इनके गले में घंटियां लगी हुई थीं। उन घंटियों को बजा करके कोई भी न्याय मांग सकता था, यानी इसमें अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं था। अगले हम देखते हैं कि सल्तनत काल में स्थापना सल्तनत की तो हो गई, लेकिन सल्तनत की अपनी कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि गोरी और ऐबक के काल में कोई नई मुद्रा यानी सल्तनत की मुद्रा जारी नहीं की गई और पुरानी जो मुद्राएं थी पृथ्वीराज चौहान और राजपूतों की, उसी से काम चलाया जाता था। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इल्तुतमिश से पहले दिल्ली में जो सिक्के चलते थे उसको देलही वाल कहा जाता था। यानी ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा भी जाता है कि पूर्व मध्यकाल में जो दिल्ली में सिक्के थे उसको क्या कहा जाता है, तो देलही वाल। दूसरी चीज, गोरी ने क्या किया कि जब भारत विजय की, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, तो उसका जो सोने का सिक्का था उस सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति दर्ज होती थी। उन सिक्कों को पुनर्मुद्रित करवा दिया और उस पे अपना नाम मोहम्मद बिन साम अंकित करवा दिया।
तो एक तरफ तो उन सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम अंकित था, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति था, जिससे माना जाता है सिक्का राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान का था। तो अब इल्तुतमिश ने, चूंकि इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर माना जाता है, तो अब उसके लिए मुद्रा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी। तो उसने क्या किया कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में अरबी पद्धति, यानी जिस तरह से अरबी सिक्के थे, इस पे भाषा भी, लिपि भी जो थी अरबी थी, और उन्हें टकसाल से निर्मित, अरबी पद्धति के जो सिक्के थे टकसाल से निर्मित करवाया। यानी मानकीकृत मुद्रा व्यवस्था का आरंभ इल्तुतमिश से होता है। यानी ये सिक्का कैसा था? मानकीकृत था, मानकीकृत सिक्का। अब वो जो मानकीकृत 2 सिक्के उसने चलाए, एक चांदी का टका नामक सिक्का, ये अक्सर करके पूछा जाता है कि टका किस धातु का बना था, तो चांदी का। दूसरा जीतल नामक सिक्का जो तांबे का बना होता था, तो ये भी पूछा जाता है जीतल किस धातु का बना था, तांबे का। ये तो हमने देखा मुद्रा व्यवस्था की पहली बार मानकीकृत मुद्रा व्यवस्था उसने लागू की, जो मुगल काल के आरंभ तक दिल्ली सल्तनत के मुद्रा का आधार रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार था, शांति व्यवस्था स्थापित करना और कर संग्रह। यानी 3 काम उसको करने थे। एक तो सत्ता परिवर्तन की सूचना प्रसारित करना था जनता के बीच कि पुरानी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई है और तुर्की शासन व्यवस्था आरंभ हो चुकी है, और जो जीते गए क्षेत्र थे वहाँ की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। और तीसरा चीज कर संग्रह। इसके लिए उसने एक व्यवस्था इम्पोज किया, उसका नाम था इक्ता व्यवस्था। अब इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था भारत की नई व्यवस्था नहीं है, ये भारत से बाहर इक्ता का प्रचलन हो चुका था और भारत में इल्तुतमिश ने इसको इम्पोज किया पहली बार। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। अब इसे लागू किया। अब इसको लागू करने के पीछे हमने बताया 3 काम थे। एक तो सत्ता परिवर्तन की सूचना देना, दूसरा काम था कि शांति व्यवस्था स्थापित करना, और तीसरा काम था कर संग्रह। तो इसको आधार बना करके उसने ये तीनों काम अपने पूर्ण किए कि जनता में सत्ता परिवर्तन की भी सूचना उसने पहुंचा दी। अब ये क्या था कि सल्तनत जो जीते हुए क्षेत्र थे उसको इक्ताओं में बांट दिया, यानी छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। अब इन इक्ताओं को बांट करके जो उसके महत्वपूर्ण जो अमीर थे, दास थे, योग्य लोग थे, उनको इन पदों पर नियुक्त कर दिया। अब नियुक्त कर दिया तो इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि ये अगर अरबी शब्द है भूमि का टुकड़ा है, तो इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये राजस्व अधिन्यास इसको बोला जाता है। राजस्व अधिन्यास यानी लैंड ग्रांट रेवेन्यू अधिन्यास। अब ये क्या है कि सल्तनत काल में आरंभिक चरण में नगद वेतन देने की कोई परंपरा नहीं थी। तो इसमें क्या होता था कि छोटे छोटे इक्तों में बांट दिया, जो प्रशासन में हम लोग देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी शार्ट फॉर्म में देख लेते हैं, प्रशासन में ये विस्तार से देखेंगे। तो जब इक्तों में बांट दिया और इन इक्तों में जो महत्वपूर्ण तुर्की अमीर थे उनको नियुक्त कर दिया, और नियुक्त कर दिया तो उनको 3 काम सौंप दिया। एक उसने कि कहने का मतलब ये कि वहाँ सुल्तान के लिए सेना भर्ती करेंगे, शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे, कर संग्रह करेंगे, और उन करों में से जो अपना वेतन और पूरा प्रशासन का जो खर्च है उसको निकाल करके शेष जो राजस्व बचता है उसे केंद्रीय राजकोष में जमा कर देंगे। ये तो हो गया एकता व्यवस्था। नेक्स्ट है तुर्कान चहलगानी का गठन। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसके पास बड़ी योग्य दासों की एक श्रृंखला थी, उनमें से 40 योग्य दासों का एक संगठन बनाया जिसे हम तुर्कान चहलगानी कहते हैं, और यही लोग उसके प्रशासन के आधार स्तंभ थे। और इसके पीछे 2 कॉन्सेप्ट थे। एक तो इल्तुतमिश के काल में उसके शासन को सुदृढ़ करना,
प्रशासन को चलाने में मदद देना, और दूसरा जो उसके उत्तराधिकारी होते उन उत्तराधिकारियों को ये स्थापित होने और उनको प्रशासन चलाने में सहयोग देते। इसी उद्देश्य से तुर्काने चहलगानी का गठन किया, जो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये थोड़े से एक चीज और आता है यहाँ कि इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को पहचाना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनता है। अब इल्तुतमिश के कुछ सांस्कृतिक पक्ष भी हैं, जैसे उसने ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था उसे पूर्ण करवाया और इसे 4 मंजिला बनवा दिया, यानी इसमें अब 4 मंजिल हो गए। दूसरा चीज, दिल्ली में पानी पीने और सिंचाई के लिए उसने एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे जो 40 एकड़ में था, जिसे हौज-ए-शम्सी के नाम से जानते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद दिल्ली में शम्सी ईदगाह का निर्माण करवाया, दिल्ली में मदरसा का निर्माण करवाया, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया जो उसका बड़ा पुत्र था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में मकबरों का जन्मदाता अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। और अतार्किन का दरवाजा नागौर में निर्मित करवाया।